हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और बर्निंग टॉपिक में आज हम देखेंगे रशिया और भारत के बारे में। ओके, तो जिस प्रकार आपने अभी न्यूज़ अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आज रशिया ने भी भारत को सपोर्ट किया है। किस लिए? उनकी जो परमानेंट जो सीट के बारे में भारत इतने समय से बोलता आ रहा है कि उन्हें भी एक परमानेंट सीट चाहिए। कहाँ पे? यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को भी एक परमानेंट सीट चाहिए। और भारत ये भी कहता आ रहा है कि उसका जो पुनः विस्तार होना चाहिए, यानी फिर से उसका एक रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। किसका? यूएन का। और यूएन की जो परमानेंट सीट्स हैं उनका, क्योंकि वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, तो इस पर्टिकुलर न्यूज से चाइना को क्या झटका मिला है और थोड़ा सा यूएन की हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, रशिया बैक कर रहा है किसको? इंडिया को, फॉर परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए। और इन्होंने कब ये जाहिर किया? ये जाहिर किया आरआईसी की जो मीट थी। यहाँ पे आरआईसी का जो फुल फॉर्म है वो है रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, ये इनकी एक मीट थी जहाँ पे ये जो व्लादिमीर पुतिन है, क्या है, ये प्रेसिडेंट है कहाँ के? रशिया के। इन्होंने सपोर्ट किया इंडिया का बेट फॉर देयर मूव टू बी अ परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का इंक्लूजन होना चाहिए। और ये बात चाइना के विरुद्ध कही है। मतलब चाइना को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये कहा है कि भारत की जो एक सदस्यता है, ठीक है, एक जो स्थायी सदस्यता है, वो भी आने वाले समय होना चाहिए। जिस प्रकार परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ 5 मेंबर्स कंट्री है, जिसमें रशिया है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और यूएस है। ठीक है, और भारत इसे काफ़ी समय से बोलता आ रहा है। ये एक प्रकार का मतलब डिस्क्रिमिनेटरी, जो आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन है किस सेंस में? किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है? कि यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में। बेसिकली यूएन जो है, यूएन पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे 193 क्या है, सिर्फ मेंबर्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं तो अफ्रीका की एक भी कंट्री नहीं है। अफ्रीका अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसकी एक भी कंट्री नहीं है। ठीक है, प्लस साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है, उसकी भी एक भी कंट्री नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ डिस्टिंक्शन देख सकते हैं या डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं कि ये जो पूरा यूएन की जो परमानेंट सीट्स है या फिर परमानेंट बॉडी है, ठीक है, वहाँ पे एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और भारत इसी के खिलाफ काफ़ी समय से आवाज़ उठाता आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ये भी देखेंगे कि यूएन कैसे वर्क करता है, यूएन की कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, प्लस भारत के क्या स्टैंड हैं, और साथ ही साथ जो कुछ समय पहले भारत को एक नॉन परमानेंट मेंबर की एक जो सीट मिली है वो कितनी वैलिड है और कितने समय तक के लिए, और भारत उसमें क्या क्या क्वेश्चंस अपने लिए उठाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम थोड़ा सा यूएन के बारे में भी देखेंगे। तो ये है यूएन का फ्लैग और ये है यूएन का एम्बलम। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन उतना नहीं है, बट ये जो बैकग्राउंड है और प्लस ये इस कलर का यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो अब यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, यूनाइटेड नेशंस है क्या? यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है? मेंटेन करता है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का उनका काम है। सेकंड है, यूएन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? वो है न्यूयॉर्क सिटी में। और जो इसके मेन, ये उसका मेन ऑफिस है, और अदर ऑफिस है कहाँ पे? जिनेवा, नाइरोबी, वियना और दहेग इन द नीदरलैंड्स। ओके, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये चाहते थे कि आने वाले समय में जो वॉर है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो कोल्ड वॉर एरा आया, लेकिन उससे पहले जो वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, तो उसके बाद टू के बाद ये चाहते थे कि आने वाले समय ऐसे कोई वॉर और ना हो। ठीक है, और जो उसका जो सक्सीडिंग इनइफेक्टिव, मतलब इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसे कहा जाता था लीग ऑफ नेशन, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाया गया था। तो ये उतना क्रिटिकली वर्क या फिर उतना फ्रूटफुली वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हटा के फिर इसे नया बनाया गया, किसे? यूएन को। ठीक है, 25 अप्रैल 1945 को 50 गवर्नमेंट ने मीट किया। कहाँ पे? वहाँ मिले सैन फ्रांसिस्को में, कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ ड्राफ्ट किया किसको? यूएन चार्टर को ड्राफ्ट किया, जिसे 25 जून 1945 को मतलब क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। और इसका जो इफेक्ट है, मतलब इसको लागू किया कब से? 24 अक्टूबर 1945 से। तो आपसे पूछा जाए इसे साइन कब किया, तो 25 जून को किया, लेकिन इसको अडॉप्ट कब किया? वो 24 अक्टूबर को किया 1945 में, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, अब बेसिकली यूनाइटेड नेशन में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे जनरल असेंबली भी है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, फिर एक ट्रस्टीशिप है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे अभी जो कुलभूषण जाधव है वहाँ उनका केस यहाँ पे गया था, और ये बेसिकली द हेग में है। ठीक है, और यूएन का एक खुद का एक सेक्रेटरीट है।
ठीक है, जहाँ पे उनके सेक्रेटरीज वगैरह डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं वो करते हैं। ओके, यूएन की कितनी लैंग्वेजेस हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे 6 लैंग्वेजेस जहाँ पे यूएन वर्क करता है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, अरेबिक है, फ्रेंच है, रशियन है और चाइनीज़ है। तो ये 6 लैंग्वेज हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूएन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या करता है, डेलिब्रेट करता है असेंबलीज को करता है किसके साथ, सारे मेंबर्स के साथ। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यूएन के 193 मेंबर्स हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब सजेशंस होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए डिसाइड करता है कि नए मेंबर्स कौन होंगे कहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये बजट को अडॉप्ट करता है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट अदर निर्देश देता है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज को। फिर यूएन का एक सेक्रेटरीट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, किसका, इसका यूएन का। ये सपोर्ट करता है अदर यूएन बॉडीज को फॉर मतलब अपने काम काज करने के लिए। एग्जाम्पल्स कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं, स्टडी करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं उसके पर्टिकुलर बजट के लिए। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनाइटेड जो नेशंस है उसके सेक्रेटरी जनरल होते हैं और इन्हें बाय जनरल असेंबली चूज किया जाता है या फिर इलेक्ट किया जाता है 5 ईयर के लिए। ठीक है, और ये फॉरमोस्ट रिप्रेजेंट करते हैं किसको, जनरल असेंबली को। अगला जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे इसको यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। ये बेसिकली डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है बिटवीन स्टेट्स दैट रिकॉग्नाइज इट्स जुरिडिक्शन। जो भी इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर जो डिस्प्यूट हो जाता है उसके इसके बारे में ये यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं और इनके डिसीजंस बाइंडिंग हो। जिस प्रकार जो कश्मीर का इशू है उसे जवाहरलाल नेहरू कहाँ लेके गए थे, यूएन लेके गए थे और फिर यूएन में से डिसाइड किया गया था। तो ये भी इनकी मतलब एक बहुत बड़ी गलती भी माना जाता है लोगों के द्वारा, बट ये हम नहीं कह सकते क्योंकि उस समय हो सकता है वो फैसला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। जिस प्रकार आपने कुछ दिन पहले देखा होगा तो कुलभूषण यादव वाला केस भी यहाँ पे गया था। ठीक है, इशू करते हैं, लीगल ओपिनियंस देते हैं, प्लस रेंडर करते हैं जजमेंट्स। ठीक है, इन रिलेटिव मेजोरिटी उनकी मेजोरिटी होती है और यहाँ मतलब कितने लोग होते हैं, मतलब 9 ईयर्स का टर्म होता है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जजेस होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे क्या, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, ये बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स से डील करते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, कोऑपरेशन के बिटवीन स्टेट्स, मतलब जितने स्टेट्स हैं 193 के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो उसके बारे में ये यहाँ पे डील करते हैं या फिर उनसे बातचीत करते हैं। प्लस सोशल मैटर्स को भी देखते हैं, चाहे आप देख लीजिए सोशल वर्क हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन रिलेटेड ग्राउंड वर्क्स हो। ठीक है, या फिर जस्टिस की बात हो या फिर ह्यूमन राइट्स की बात हो, पीस कीपिंग मिशंस हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूएन करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है, कोऑपरेशन करता है किसके साथ, यूएन की अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनेस्को होगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो बड़ी बड़ी जो आप देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी का पार्ट होता है। यहाँ पे लगभग 54 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और ये सर्व करते हैं फॉर 3 ईयर्स के लिए। ओके, अब हम देखने वाले हैं यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल इसलिए बनाया गया था उस समय कि जो लोग अभी कॉलोनियल स्टेट्स थे उस समय, जो कॉलोनियल कंट्रीज थी वो कैसे वर्क कर रही हैं और उनकी देखभाल करने के लिए उनके या फिर जितने ग्रीवियंसेस थे उसको रिड्रेस करने के लिए इस पर्टिकुलर ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था। बट आफ्टर 1994 मतलब ये तब से इनएक्टिव है। ठीक है, जब जो पलाऊ हुआ था वो लास्ट ट्रस्टी टेरिटरी थी जिसने अपना इंडिपेंडेंस गेन कर लिया था, उसके बाद से ये इनएक्टिव है। अब जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस पर्टिकुलर जो पूरी ये ग्रुपिंग है यूनाइटेड नेशंस की उसमें। ठीक है, ये इंटरनेशनली जो सिक्योरिटी है वो इशू करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत पीस कीपिंग मिशंस भी आते हैं। ये मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को। अगर मान लीजिए किसी दो देश के बीच में लड़ाई है तो ये बीच में इंटरफेयर करेंगे, फिर उन्हें निर्देश देंगे कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर थिंग इन बिटवीन 2 कंट्रीज, 3 कंट्रीज, 4 कंट्रीज और 5 कंट्रीज, एन नंबर ऑफ कंट्रीज। ठीक है, ये मे अडॉप्ट कंपलसरी रेजोल्यूशन, ये कोई रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, और वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंतर्गत 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स में 5 परमानेंट होते हैं जिनको मैंने आपको बताया, जो कि है रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना। ओके, तो ये 5 मेंबर्स हैं, प्लस 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूएन के नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और उन्हें रोटेटरी बेसिस पे इलेक्ट किया जाता है। ओके, 5 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है हर 2 साल में, 5 इलेक्टेड एवरी 2 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इंडिया की इस वर्ष एंट्री हुई है, इस वर्ष यानी 2020 में इंडिया की एंट्री हुई है और 2020 और 21 के लिए इंडिया वहाँ पे रहेगा एज अ मेंबर विच इज़ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन।
ओके। तो अब इनिशियली क्या हुआ था, ये 11 मेंबर्स थे, बट 1963 में जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया एक रेजोल्यूशन जहाँ पे 4 और को ऐड किया और ये जो संख्या हुई वो 15 हो गई। कब? 1965 से। ठीक है। अब जो 5 हैं वो तो परमानेंट है, उनके पास वीटो है। अगर मान लीजिए किसी कोई इंपॉर्टेंट थिंग है तो वो वहाँ वीटो कर देते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन या टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, FATF है, ठीक है, ये अगर इन चीज़ों पे अगर कोई मतलब भारत चाह रहा है या फिर कोई और कंट्री चाह रही है कि यहाँ पे पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहिए, तो यहाँ चाइना वीटो कर देगा। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में तो वहाँ पे यूके वीटो कर देगा। तो ये एक एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी है जो कि भारत बहुत समय से कहता आ रहा है। ठीक है। अब जो 10 मेंबर्स हैं उनकी हम देख लेते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। नॉन परमानेंट मेंबर्स में 5 कंट्रीज आएंगी कहाँ से, अफ्रीका से और एशियन स्टेट से। एक कंट्री कहाँ से आएगी, वो आएगी ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से। फिर 2 कंट्रीज कहाँ से आएंगी, लैटिन अमेरिका से और कैरेबियन कंट्रीज, और 2 कंट्री आखिरी में आएंगी कहाँ से, वेस्टर्न यूरोप से। तो ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप कह लीजिए सेटअप है कि ये इस पर्टिकुलर जगहों से हम जो 10 अपने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें 2-2 साल के लिए सदस्यता देंगे और वो वहाँ पे जब भी उनका समय आएगा, ठीक है, बातचीत करने का, तो वो अपने प्रस्ताव रख सकते हैं और उसे पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा। बेसिकली इतनी बड़ी ग्रुपिंग है कि यहाँ पे सारी दुनिया रहती है। ऑलमोस्ट 193 मेंबर्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लगभग ये पूरे मैप को, जो एक अपना वर्ल्ड मैप है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो भारत की इससे पहले 7 बार सदस्यता हो चुकी है और ये जो इस बार सदस्यता मिली है ये 8वीं बार है। तो इससे पहले कब कब मिल चुकी है, 50 से 51 मिल चुकी है, 67 68 में हुआ, फिर 72 73 77 में हुआ, 84 91 और 2011, और अब ये जो है ये 2020 में भारत को इसकी सदस्यता मिली है। ठीक है। भारत के अलावा जो लोग इलेक्ट हुए हैं या फिर नॉन मेंबर बने हैं वो हैं आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ बातें रिलेटेड टू इंडिया। ओके। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो इलेक्शन होते हैं उसकी वोटिंग कैसी होती है, तो वो होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। ठीक है। प्लस यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, यार मान लीजिए कोई मेंबर अगर रिटायर हो रहा है तो वो इमीडिएटली इलेक्ट हो सकता है क्या? नहीं, इमीडिएटली इलेक्ट नहीं हो सकता है। वो एक उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद नेक्स्ट वर्ष इलेक्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए भारत 2022 में रिटायर करने वाला है, ठीक है, तो वो फिर से 2023 में इलेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए उससे 1 साल या 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ बातें। ठीक है। अब बातों में क्या कि 193 मेंबर्स में से भारत को कितने वोट मिले, तो 193 में 192 एक वैलिड वोटिंग थी जहां पे भारत को मिला क्या, 184 यूनानिमस वोट मिले और ये काफ़ी अच्छी विक्ट्री है। ठीक है। अब ये विक्ट्री इंपॉर्टेंट किस समय भी है, बेसिकली जो चाइना का इनकर्शन चल रहा है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं चाइना से, उसको देखते हुए भी ये काफ़ी अच्छा मूव है भारत के नज़रिए से। प्लस जो रशिया ने आज भारत को सपोर्ट किया है RIC में कि हाँ भारत को जो वो अपना बिट कर रहे हैं या फिर अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहे हैं कि आने वाले समय में यूएन एक रिफॉर्म चाहता है। ठीक है। यूएन को काफ़ी समय हो गया है, लगभग 75 साल हो गए हैं, और ये एक रिफॉर्म चाहता है, एक बड़ा रिफॉर्म चाहता है जहाँ पे भारत के साथ और भी कंट्रीज़ हैं। ठीक है। G4 नेशंस है जो कि भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे G4 नेशंस में इंडिया है, जर्मनी है, ठीक है, फिर ब्राज़ील है, और आप यहाँ देखें तो यहाँ जापान भी है। 4 कंट्रीज़ हैं जो अपना जो बिट है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस भी यहाँ पे फील करा रही है कि आने वाले समय हम भी एक परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। हम भी इस वीटो का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, जो कि ये 5 नेशंस इतने समय से लगभग 75 साल से करते आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड ये जो कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, आप यहाँ पे आंसर करेंगे। ओके। तो हु इज़ द करंट UN सेक्रेटरी जनरल, आपको आंसर करना है। हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हु इज़ द जज फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से कौन से ऐसे जज हैं, ठीक है, जो कि 9 जजेस की संख्या में है, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ मतलब जो जस्टिस है वहाँ पे एक भारतीय जज हैं, उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इंडिया की जो UNSC की मेंबरशिप है वो कितने वर्षों के लिए है, ठीक है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो आपको यहाँ पे नंबर में आंसर करना है। और G4 नेशन की जो ग्रुपिंग है, इंडिया, जर्मनी और जापान के अलावा कौन सा ऐसा नेशन है, उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है या फिर नाम लिख के बताना है कहाँ पे, कॉमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स पूरे UN से रिलेटेड ओके पूरा लेक्चर, और प्लस ये रशिया का जो सपोर्ट है भारत को मिला है। ओके, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इससे क्या होगा, आपको एक थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा कि हाँ आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं।
ओके, तो हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जो कि पॉलिटी सीरीज़ है। चैनल पे आप विजिट करके इसको भी देख सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है। प्लस फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। करंट का टॉपिक है और प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्पज से, और ये यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से निकल के बनते हैं जो कि एग्जामिनेशन में गलत होते हैं। ओके, तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए और अपने सुझाव भी दे सकते हैं आप कॉमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।